दोस्तों, आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमारी पहली क्लासें यूट्यूब पर अपलोड कर दी गई हैं। और इसके बाद में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में अध्ययन करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतिम संस्कार के लिए किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता की कला के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजाति के बारे में अध्ययन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें 4 प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। तो जो हड़प्पाई समाज है वो बहुप्रजातीय समाज था। जो हड़प्पाई समाज है वो बहुप्रजातीय समाज था। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें 4 प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। पहली है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, इसी को काकेशियन प्रजाति भी कहा जाता है। तो पहली कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड या काकेशियन प्रजाति। दूसरी प्रजाति कौन सी है? तो मेडिटेरियन। दूसरी प्रजाति कौन सी है? मेडिटेरियन। मेडिटेरियन को ही भूमध्य सागरीय कहा जाता है। तो मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय प्रजाति। तीसरी है मंगोलॉयड प्रजाति। तीसरी कौन सी है? मंगोलॉयड प्रजाति। और चौथी है अल्पाइन। चौथी कौन सी है? अल्पाइन। चौथी कौन सी है? अल्पाइन। तो हड़प्पाई समाज बहुप्रजातीय समाज है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हमें 4 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। पहली कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, जिसे काकेशियन भी कहा जाता है। दूसरी कौन सी है? मेडिटेरियन, जिसे भूमध्य सागरीय भी कहा जाता है। तीसरी है मंगोलॉयड और चौथी है अल्पाइन। ठीक है। अब जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड है कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड सिंधु घाटी सभ्यता में हमें किस प्रकार दिखाई देती है? क्योंकि हमें मोहनजोदड़ो से कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति तो मोहनजोदड़ो से कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। वह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति के अंतर्गत देखी जा सकती है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कांसे की जो नग्न नर्तकी की मूर्ति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की है। इसी प्रकार से जो मेडिटेरियन है या भूमध्य सागरी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रजाति के लोग थे? तो आपका आंसर होगा मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय प्रजाति के सबसे अधिक लोग थे। इसी प्रजाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में, या हम कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें सबसे अधिक किस प्रजाति के लोग मिलते हैं? तो मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय। और मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय ही प्रजाति के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के रूप में जाना जाता है उन्हें। मंगोलॉयड प्रजाति हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत किस प्रकार दिखाई देती है? तो हमें मोहनजोदड़ो से
कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से ध्यान मग्न योगी का ऊपरी धड़ प्राप्त होता है। तो मोहनजोदड़ो से ध्यान मग्न योगी का ऊपरी धड़ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंगोलॉयड प्रजाति के लोग भी निवास करते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में चार प्रजातियां देखने को मिलती है। पहली है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, जिसे काकेशियन प्रजाति भी कहा जाता है। दूसरी है मेडिटेरियन, जिसे भूमध्य सागरीय प्रजाति भी कहा जाता है। तीसरी है मंगोलॉयड और चौथी है अल्पाइन। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजातियों का अध्ययन कर लिया है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, हम समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, किस प्रकार से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो उसमें मूल चिन्ह कितने हैं? 64। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में मूल चिन्ह कितने हैं? 64 हैं। और अक्षर की बात करें तो 250 से 400 तक अक्षर हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में मूल चिन्ह है 64 और अक्षर कितने हैं? 250 से लेकर 400 तक अक्षर हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो हमें मुख्यतः कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो मोहरों पर दिखाई देती है, मृद भांडों पर दिखाई देती है और तांबे की गुटिकाओं पर दिखाई देती है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो मोहरों, मृद भांडों और तांबे की गुटिकाओं आदि पर देखने को मिलती है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पाई लिपि का सर्वप्रथम साक्ष्य 1853 ईस्वी में प्राप्त किया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पाई लिपि का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है वो 1853 ईस्वी में प्राप्त किया था, जबकि 1923 ईस्वी तक यह लिपि पूरी तरह से प्रकाशन में आई थी। ठीक है, तो हड़प्पाई लिपि के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हड़प्पाई लिपि में मूल चिन्ह कितने हैं? तो हड़प्पाई लिपि में मूल चिन्ह है 64 और हड़प्पाई लिपि में अगर अक्षर की बात करें तो 250 से लेकर 400 तक अक्षर हैं। हड़प्पाई लिपि मुख्यतः मोहरों, मृद भांडों और तांबे की गुटिकाओं से प्राप्त होती है। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पाई लिपि का सर्वप्रथम साक्ष्य 1853 ईस्वी में प्राप्त किया था, जबकि यह लिपि पूरी तरह से 1923 में प्रकाशन में आई थी। जो हड़प्पाई लिपि है वो भाव चित्राक्षर लिपि है, या जिसे पिक्टोग्राफ कहा जाता है। तो हड़प्पाई लिपि भाव चित्राक्षर, भाव चित्राक्षर या पिक्टोग्राफ है। तो हड़प्पाई लिपि भाव चित्राक्षर लिपि है या पिक्टोग्राफ है। इसी को बाउस्ट्रोफेडन लिपि या गोमूत्रिका लिपि कहा जाता है। तो गोमूत्रिका लिपि क्यों कहा जाता है इस लिपि को? जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है उसे बाउस्ट्रोफेडन या गोमूत्रिका लिपि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लिपि है वो पहले दाएं से बाएं की ओर लिखी गई है, फिर बाएं से दाएं की ओर लिखी गई है। ठीक है, अब मान लीजिए एक ही पंक्ति लिखनी है या कम ही शब्द लिखने हैं तो ये दाएं से बाएं ओर लिखी है। ठीक है, अब मान लीजिए ज्यादा शब्द है किसी वाक्य में या पंक्ति में, तो फिर ये कहाँ से स्टार्ट होगी? फिर बाएं से स्टार्ट होगी। तो इस प्रकार ये पहले दाएं से बाएं की ओर और बाएं से दाएं की ओर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है
वो पहले दाएं से बाएं की ओर और पुनः बाएं से दाएं की ओर लिखी गई है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे बाउस्ट्रोफेडन या गोमूत्र का लिपि कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब गाय पेशाब करती है तो एक तरीके से कंपन करती है इस तरीके से, तो इसलिए पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे बाउस्ट्रोफेडन या गोमूत्र का लिपि कहा जाता है। इसका एक नाम भाव चित्राक्षर लिपि है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को भाव चित्राक्षर लिपि या बाउस्ट्रोफेडन लिपि या फिर हम कहें कि गोमूत्र का लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि में अंग्रेजी का यू अक्षर, जो हड़प्पाई लिपि है उसमें अंग्रेजी का यू अक्षर सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो हड़प्पाई लिपि में जो सर्वाधिक हमें कौन सा अक्षर दिखाई देता है, तो यू अक्षर। जबकि किसी जीव या आकृति के रूप में हमें मछली की आकृति दिखाई देती है, तो मछली का अंकन मिलता है उसमें लिपि के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हड़प्पाई जो लिपि है वो भाव चित्राक्षर लिपि या पिक्टोग्राफ लिपि है, ठीक है। वहीं अगर मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो कीलाकार लिपि है। मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो कीलाकार लिपि है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्राक्षर लिपि है या पिक्टोग्राफ है। इसी को बाउस्ट्रोफेडन या गोमूत्र का लिपि कहा जाता है। यह लिपि दाएं से बाएं फिर पुनः बाएं से दाएं की ओर लिखी गई है, ठीक है। इस लिपि में अंग्रेजी का यू अक्षर सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ है, जबकि आकृति या जीव के रूप में हमें मछली का अंकन मिलता है, ठीक है। हड़प्पाई लिपि को रेवरेंड हेरस, कौन, रेवरेंड हेरस या फादर हेरास ने बाएं से दाएं, समझ रहे हो, बाएं से दाएं। अभी मैंने क्या बताया था कि दाएं से बाएं फिर पुनः बाएं से दाएं की ओर है, ठीक है। यही तो बताया था कि गोमूत्र का लिपि। तो फादर हेरास या रेवरेंड हेरस ने बाएं से दाएं, ये उल्टा बता रहे हैं, बाएं से दाएं और उसे तमिल भाषा में अनुवाद करने का दावा किया है, किंतु वास्तविकता यह है कि हड़प्पाई लिपि के बारे में हमें अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी या हम कहें उसे पढ़ नहीं सके हैं, क्योंकि तभी तो हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लिपि तो प्राप्त हुई है किंतु उस लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं सके हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हम कई विषयों का अध्ययन करते हैं, तो हम एक अनुमान के आधार पर उस विषय का अध्ययन करते हैं और एक अनुमान लगाया जाता है। पूर्णतः सत्य नहीं कहा जा सकता सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कि ऐसा ही हुआ था, ठीक है। तो रेवरेंड हैरिस ने बाईं से दाईं ओर पढ़ाए से, मतलब एक तरीके से दावा प्रस्तुत किया है रेवरेंड हैरिस ने कि बाएं से दाएं ओर, और इसे तमिल भाषा में अनुवाद करने का दावा किया है, किंतु वास्तविकता यह है कि हड़प्पाई लिपि का अभी तक कोई किसी ने जो है अध्ययन करने की कोशिश की है, लेकिन जो है पढ़ नहीं सके हैं उसे। इसी प्रकार से लैंगडन और हंटर ने इसे ब्राह्मी लिपि का मूल रूप माना है। इसे ब्राह्मी लिपि का मूल रूप किसने माना है, लैंगडन और हंटर ने। S.R. राव ने सिंधु घाटी की जो भाषा है उसे आर्य वैदिक भाषा माना है। किसने, S.R. राव ने सिंधु घाटी की जो भाषा है उसे आर्य वैदिक भाषा माना है। इसी तरीके से फादर हैरास और टी बरो ने हड़प्पाई लिपि को आर्य द्रविड़ियन वर्ग की भाषा मानते हैं। किसकी मानते हैं, आर्य द्रविड़ियन वर्ग की भाषा मानते हैं। तो इस प्रकार से हमने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के विषय में जाना कि जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की
उसमें मूल चिन्ह कितने हैं? 64। जबकि अक्षर की बात करें तो 250 से लेकर 400 तक अक्षर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्राक्षर लिपि है या पिक्टोग्राफ है। इसी को बाउस्ट्रोफेडन या गौमूत्र का लिपि कहा जाता है। गौमूत्र का लिपि कहने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि यह लिपि है वो दाएं से बाएं और फिर पुनः बाएं से दाएं की ओर लिखी गई है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि जो गाय है वो पेशाब किस प्रकार से करती है? कंपन की तरह करती है, इसी प्रकार से ऐसे होती है। तो इस तरीके से इस लिपि को गौमूत्र का लिपि भी कहा जाता है। और कई विद्वानों ने इसे पढ़ने का दावा भी किया है। उसी में से रेवरेंड हैरस या फादर हैरास है, इन्होंने बाएं से दाएं और इसे तमिल भाषा में अनुवाद करने का दावा किया है, किंतु हड़प्पाई जो लिपि है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसी प्रकार से लैंगडन और हंटर ने इसे ब्राह्मी लिपि का मूल रूप माना है, जबकि एसआर राव ने इसे आर्य वैदिक भाषा माना है। फादर हैरास और टी बरो जैसे विद्वानों ने इसे आर्य द्रविडियन वर्ग की भाषा के रूप में चिन्हित किया है। बढ़ते हैं आगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अंत्येष्टि के बारे में अध्ययन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में अंत्येष्टि का अर्थ होता है अंतिम संस्कार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो अंतिम संस्कार किस प्रकार से करते थे? अंतिम संस्कार में किस प्रकार से जो है व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता था? तो अपने हिंदू समाज में देखें या प्राचीन काल में भी देखें तो अंतिम संस्कार की जो विधि है वो धार्मिक विधि विधान से की जाती है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में अंत्येष्टि है उसके प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम अंत्येष्टि के विषय में जाने तो अंतिम संस्कार की 3 विधियों के प्रमाण मिलते हैं हमें। तो अंतिम संस्कार की 3 विधियों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें अंतिम संस्कार की 3 विधियों के प्रमाण कालीबंगा के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन सी 3 विधियां हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत? तो जो पहली विधि है वो पूर्ण समाधिकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता की अंत्येष्टि के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अंत्येष्टि में सबसे पहली कौन सी है? पूर्ण समाधिकरण है। उसके बाद आंशिक समाधिकरण है। उसके बाद में जो है दाह संस्कार है। इसी को कलश समाधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो पहली अंत्येष्टि है पूर्ण समाधिकरण, उसके अंतर्गत क्या किया जाता था कि जो मृतक है, मृतक का शरीर है, उसे पूर्ण रूप से दफना दिया जाता था। गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद मृतक शरीर को गड्ढे में रखा और उसके बाद में माटी ऊपर से डाल दी। तो इस प्रकार से पूर्ण समाधिकरण में क्या होता है कि मृतक शरीर को दफना दिया जाता है। इसके बाद में है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधि के करण के अंतर्गत क्या होता था कि मृतक के शरीर को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता था पशु पक्षियों या जानवरों को खाने के लिए। जब पशु पक्षी और जानवर उस व्यक्ति को खा लेते थे, उसके बाद में जो बची हुई हड्डियां और उसके अवशेष थे उनको जो है घड़े में रखकर और उनको दफना दिया जाता था। तो इस प्रकार से यह आंशिक समाधिकरण हो गया। दाह संस्कार के अंतर्गत देखें हम तो व्यक्ति को क्या किया जाता था? जला दिया जाता था। ठीक है कि नहीं? उसके बाद में जो राख बचती थी, अवशेष बचते थे, उनको घड़ों में रखकर और घड़ों को दफना दिया जाता था। इसलिए इसे कलश समाधान भी कहा जाता है। तो जो दाह संस्कार के अंतर्गत व्यक्ति जलाए, जलने के बाद में जो राख बची हुई है, राख को कलश में रखते थे और कलश को जो है मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता था, दफना दिया जाता था। इस प्रकार से जो दाह संस्कार है उसी को कलश समाधान भी कहते हैं। और जो कलश समाधान का जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो और सुरकोटड़ा से प्राप्त हुआ है। कलश समाधान का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो
और सुरकोटड़ा से हमें कलश समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक। तो इसमें देखें कि जो सबसे प्रचलित विधियां कौन कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, तो जो पूर्ण समाधिकरण या दाह संस्कार हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रचलित परंपराएं थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रचलित परंपराएं कौन कौन सी थी, तो पूर्ण समाधिकरण या दाह संस्कार हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रचलित परंपराएं थी। कालीबंगा से हमें अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियों के प्रमाण मिले हैं। कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। तो कालीबंगा से हमें अंत्येष्टि संस्कार के 3 विधियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां हमने पढ़ ली हैं। कौन कौन सी है? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और कलश समादान या दाह संस्कार। ठीक। जिनमें सबसे प्रचलित कौन सी परंपरा है? तो पूर्ण समाधिकरण या दाह संस्कार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रचलित परंपरा थी। कालीबंगा से हमें अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियों के प्रमाण मिले हैं और कालीबंगा से एक युग्म समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो एक युग्म समाधि के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। जबकि लोथल से हमें 3 युग्म समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा से एक युग्म समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और लोथल से 3 युग्म समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक युग्म का अर्थ क्या है? ठीक है। तो एक युग्म का अर्थ है यहाँ महिला और पुरुष, महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है, तो एक युग्म समाधि होगी। ठीक है। तो युग्म का मतलब क्या है? महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है। युग्म का अर्थ क्या है? महिला और पुरुष। तो इस प्रकार से कालीबंगा से एक युग्म समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहीं लोथल से 3 युग्म समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रोपण से एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। रोपण से कैसी कब्र मिली है? मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में अध्ययन कर रहे थे हम और उसमें अंत्येष्टि के विषय में जान रहे थे। तो रोपण से एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। कहां से प्राप्त हुई है? रोपण से। रोपण से एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। अब सब की बात करें कि सब साधारणतः किस प्रकार से रखे जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में जो है सबको रखा जाता था। उत्तर और दक्षिण दिशा में सबको रखा जाता था और उन्हें सीधा लिटाया जाता था। ठीक है। उन्हें सीधा लिटाया जाता, तो सब साधारणतः उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर उन्हें दफनाते थे और उन्हें सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। ठीक। अब हड़प्पा के दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान मिला है R37। हड़प्पा के दक्षिण दिशा में हमें कब्रिस्तान मिला है R37। तो कब्रिस्तान का नाम क्या है? R37।
R37। तो हड़प्पा के दक्षिणी दिशा में हमें कब्रिस्तान मिला है R37, जिसमें देवदार लकड़ी से निर्मित ताबूत या काष्ठ सब पेटिका मिला है। तो हड़प्पा से जो हड़प्पा है, हड़प्पा के दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान मिला है R37, जिसमें देवदार लकड़ी से निर्मित काष्ठ पेटिका मिला है। अब ये जो काष्ठ सब पेटिका या ताबूत है, वो कहाँ की प्रचलित परंपरा है? तो वो इराक की प्रचलित परंपरा है। कहाँ की? इराक की। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की परंपरा नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की अंत्येष्टि के साक्ष्य मिले हैं? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार या कलश समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बल्कि इसमें क्या हो रहा है कि देवदार लकड़ी से निर्मित ताबूत मिला है। ताबूत लकड़ी से निर्मित ताबूत मिला है, मतलब काष्ठ सब पेटिका। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कोई पाश्चात्य क्षेत्र से व्यक्ति यहाँ आया होगा और जब वहां यहाँ आकर उसकी डेथ हो गई होगी तो उसे जो है देवदार लकड़ी से निर्मित ताबूत में दफना दिया गया होगा। तो इस प्रकार से हड़प्पा के दक्षिण दिशा से कब्रिस्तान R37 मिला है, जिसमें देवदार लकड़ी से निर्मित ताबूत मिला है। ठीक। अब हड़प्पा से 3 कक्षों वाला कब्रिस्तान H प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा से 3 कक्षों वाला कब्रिस्तान H प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा से कब्रिस्तान R37 भी प्राप्त हुआ है और हड़प्पा से कब्रिस्तान H भी प्राप्त हुआ है। तो जो कब्रिस्तान H है वो 3 कक्षों वाला है। तो हड़प्पा से 3 कक्षों वाला कब्रिस्तान H प्राप्त हुआ है, जो पूर्ण समाधिकरण का प्रमाण देता है। जो पूर्ण समाधिकरण का प्रमाण देता है। इसी प्रकार से हम देखें तो हड़प्पा के अनेक स्थलों से हमें कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। जैसे हड़प्पा से तो स्वयं मिला ही है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में हमें किस स्थल से कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। ठीक है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकता है। तो मोहनजोदड़ो से हमें कोई भी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलाए हैं। मोहनजोदड़ो से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक। तो इस प्रकार से हमें देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजातियों के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद हमने उसकी लिपि के बारे में अध्ययन किया और उसमें अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि के विषय में अध्ययन किया। अब अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की कला के विषय में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला के अंतर्गत देखें हम तो सबसे महत्वपूर्ण है मोहरे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की कला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? मोहरे। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के कला के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे मोहरे, उसके बाद पढ़ेंगे स्थापत्य कला, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? स्थापत्य कला, उसके बाद मूर्ति कला और चित्रकला, संगीत एवं नृत्य कला, मनके और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे मृदभांड। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला में सबसे पहले देखें हम तो मोहरे हैं, उसके बाद स्थापत्य कला है, फिर मूर्ति कला है, चित्रकला है, मनके हैं और मृदभांड है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले मोहरे को देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें किस प्रकार की मोहरे मिलती हैं और मोहरे किस चीज से बनाई जाती थी और मोहरों पे कोई महत्वपूर्ण मोहरे तो उस पर किस चीज की आकृति का अंकन मिलता है। ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता में कला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मोहरे। हड़प्पा काल में कला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मोहरे। अब अधिकांश मोहरे हैं वो शैल खड़ी से निर्मित हैं। अधिकांश मोहरे हमें किस चीज की बनी हुई मिलती हैं? तो अधिकांश मोहरे हमें शैल खड़ी की प्राप्त होती हैं। शैल खड़ी एक प्रकार से पत्थर है। ठीक है। कुछ मोहरे कांचली मिट्टी, चर्ट आदि की भी मिलती है। कांचली मिट्टी का मतलब क्या है? यहाँ
लाल मिट्टी और क्वार्ट्ज पत्थर। ठीक है। तो सबसे अधिक मोहरें तेलखड़ी की प्राप्त हुई हैं, और कुछ मोहरें हैं वो कांचली मिट्टी और चर्ट आदि की भी प्राप्त हुई हैं। चर्ट का मतलब है चट्टान। चर्ट का मतलब क्या है? चट्टान। ठीक। अब मोहरों में मुख्यतः किसकी आकृति का अंकन मिलता है? तो मनुष्य की आकृति का अंकन मिलता है, पशु पक्षियों की आकृति का अंकन मिलता है, और वृक्षों का अंकन मिलता है। तो मोहरों में हमें मुख्यतः मनुष्य, पशु पक्षियों और वृक्षों की आकृति का अंकन मिलता है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें किस प्रकार की मोहरें मिलती हैं, उनका आकार प्रकार क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें वर्गाकार, गोलाकार, घनाकार और बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमें सबसे अधिक किस प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं? अगर आपसे पूछा कि किस आकार की मोहरें सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं, तो वर्गाकार की। तो वर्गाकार मोहरें सबसे अधिक प्राप्त हुई हैं। अब वो जो वर्गाकार मोहरें हैं उसका आकार कितना होता था? तो 2.8 इंटू 2.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2.8 इंटू 2.8 स्क्वायर मीटर मोहरों का आकार होता था, जो वर्गाकार मोहरें होती थी। अब मोहरों में मनुष्य की बात की हमने, पशु पक्षियों की और वृक्षों की। अब वृक्षों के अंतर्गत देखें तो पीपल वृक्ष का अंकन सर्वाधिक हुआ है। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन हमें किस चीज का मिलता है? तो पीपल वृक्ष का अंकन हमें सर्वाधिक मिलता है। उसके बाद हमें एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। तो मोहरों पर सर्वाधिक हमें अंकन पीपल वृक्ष का मिलता है। उसके बाद हमें एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। लेकिन मोहरों पर हमें घोड़ा, ऊंट एवं गाय का अंकन नहीं मिलता। तो मोहरों पर हमें किसका अंकन देखने को नहीं मिलता? ना तो घोड़ा मिलेगा, ना ऊंट मिलेगा, ना ही हमें गाय का अंकन मिलता है। ठीक है। तो घोड़ा, ऊंट और गाय का अंकन नहीं मिलता है मोहरों पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हम कला का अध्ययन कर रहे थे, और कला में सबसे महत्वपूर्ण है मोहरें। और मोहरें का आकार प्रकार क्या है? तो मोहरें वर्गाकार हैं, गोलाकार हैं, घनाकार हैं और बेलनाकार हैं। तो बेलनाकार मोहरें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मोहनजोदड़ो और लोथल से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। लेकिन जो बेलनाकार मोहरें हैं वो दो बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। जो मेसोपोटामिया की बड़ी बेलनाकार मोहर है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जबकि फारस की खाड़ी की छोटी बेलनाकार मोहर है वो लोथल से प्राप्त हुई है। अब लोथल और देसलपुर से हमें तांबे की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। लोथल और देसलपुर से हमें तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। मैंने बताया था कि सर्वाधिक मोहरें वो सैलखड़ी की प्राप्त हुई हैं। उसके बाद कांचली मिट्टी, चर्ट और तांबे की भी मोहरें प्राप्त हुई हैं। लेकिन तांबे की मोहरें हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो लोथल और देसलपुर से हमें तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। लेकिन जो मोहरें हैं वो सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मोहनजोदड़ो से हमें 68% मोहरें देखें हम तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जबकि 19% मोहरें वो हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। तो जो कुल मोहरें प्राप्त हुई हैं उनमें 68% मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से। जबकि 19% मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से। तो इस प्रकार हमने मोहरों के विषय में अध्ययन किया। अब इसके अंतर्गत तो देखें कला में, इस अगला जो बिंदु है वो स्थापत्य कला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो उसका नगर नियोजन है, दो मंजिला भवन है, अन्नागार है, स्नानागार है, गोदीवाड़ा है, पक्की ईंटें हैं। ठीक है। और समकोण पर, परस्पर समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं,
और ग्रिड पद्धति पर आधारित नालियां आदि उसकी स्थापत्य कला के विषय में जानकारी देती हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थापत्य कला है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? तो एक तो उसका व्यवस्थित नगर स्थापत्य कला को दिखाता है, 2 मंजिला भवन, महा स्नानागार, अन्नागार, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का अर्थ क्या है? बंदरगाह, बंदरगाह। पक्की ईंटों और परस्पर समकोण पर काटती सड़कें और ग्रिड पद्धति पर निर्मित नालियां आदि से स्पष्ट है कि इस सभ्यता की जो स्थापत्य कला है वो विकसित अवस्था में थी। ठीक है, तो ये स्थापत्य कला हो गई। इसके बाद जो है मूर्ति कला। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अगर मूर्ति कला की बात करें हम, तो हमें 3 प्रकार की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? मृण मूर्तियां, प्रस्तर मूर्तियां और धातु मूर्तियां। ठीक है, लेकिन अगर देखें हम सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें मृण मूर्तियां, प्रस्तर मूर्तियां और धातु मूर्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब देखें कौन कौन सी प्राप्त होती हैं। तो मृण मूर्तियां, यहाँ मृण मूर्तियां का अर्थ है मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी की तो मृण मूर्तियों का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की मूर्तियां। तो हड़प्पा सभ्यता में मृण मूर्तियों का जो निर्माण होता था वो चिकोटी विधि से किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियों का जो निर्माण है, मृण मूर्तियों का जो निर्माण है वो चिकोटी विधि से किया जाता था। और अधिकांश जो मृण मूर्तियां देखेंगे तो वो हाथ से निर्मित हैं। इसके अलावा जो है सांचों में ढालकर जो है मृण मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। अब मृण मूर्तियों में सर्वाधिक जो मृण मूर्तियां हैं वो कुबड़ वाले सांड की प्राप्त होती हैं। सर्वाधिक मृण मूर्तियां हमें किसकी प्राप्त होती हैं? तो सर्वाधिक मृण मूर्तियां कुबड़ वाले सांड की प्राप्त होती हैं। अगर हम पक्षियों की बात करें कि पक्षियों की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, पक्षियों में हमें किस पक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई है? मृण मूर्ति। तो पक्षियों में हमें गौरिया की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, जबकि गाय की हमें मृण मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। तो मृण मूर्तियों का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की मूर्तियां। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में मृण मूर्तियों का निर्माण चिकोटी विधि से किया जाता था और अधिकांश मृण मूर्तियां हाथों से, जबकि कुछ मूर्तियों सांचों से निर्मित की जाती थी। और सर्वाधिक मृण मूर्तियां कुबड़ वाले सांड की मिलती हैं, और जबकि पक्षियों में हमें गौरिया की मृण मूर्तियां सर्वाधिक मिलती हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत गाय की मृण मूर्ति प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें प्रस्तर मूर्तियां। दूसरी मूर्तियां किस प्रकार की मिलती हैं? तो प्रस्तर मूर्तियां। और प्रस्तर मूर्तियों का अर्थ होता है पत्थर की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां। तो प्रस्तर मूर्तियां या पत्थर की मूर्तियों के बारे में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता से अधिकांशतः जो प्रस्तर की मूर्तियां हैं वो खंडित अवस्था में प्राप्त हुई हैं। लेकिन तो अगर प्रस्तर मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मोहनजोदड़ो से हमें सेल खड़ी से निर्मित ध्यान मग्न अवस्था में योगी का ऊपरी धड़ प्राप्त हुआ है जो एक प्रस्तर मूर्ति है। तो सेल खड़ी क्या? एक पत्थरी तो है। तो सेल खड़ी से निर्मित एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, जो एक प्रस्तर मूर्ति है। इसके बाद जो है धातु मूर्ति की बात करें तो धातु मूर्ति का जो निर्माण है वो द्रवी मोम विधि से किया जाता था। धातु मूर्ति का निर्माण द्रवी मोम विधि से किया जाता था। और मोहनजोदड़ो तथा चान्होदड़ो से कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांसे की, कांसा क्या है? एक धातु ही तो है।
तो मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो से कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और इस काल में धातु मूर्ति का निर्माण किस विधि से किया जाता था? तो द्रवी मोम विधि से किया जाता था। इसी को कहते हैं लुप्त मोम विधि। लुप्त मोम विधि। तो धातु मूर्ति के अंतर्गत देखें तो हड़प्पा सभ्यता से तांबे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, कांसे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, और जो मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो से कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। और जो धातु की मूर्तियां हैं वो किस विधि से बनाई जाती थी? तो द्रवी मोम विधि या लुप्त मोम विधि से धातु मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। इस प्रकार से जो कांसा एवं चांदी का सर्वप्रथम साक्ष्य देखें हम, तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही देखने को मिलता है, क्योंकि इस सभ्यता को कहाई कांस्य युगीन सभ्यता जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांसे का प्रयोग अत्यधिक संख्या में हमें देखने को मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही हमें सर्वप्रथम कांसा और चांदी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहे की जो खोज है वो 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। इसके बाद चित्रकला के विषय में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चित्रकला का भी ज्ञान था। और सामान्यतः जो मृदभांड होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे, उन पर चित्रकारी की जाती थी चित्रकला के अंतर्गत। और मोहरों से प्राप्त चित्रों से भी हमें उसके चित्रकला के विषय में अध्ययन में सुविधा होती है। और चित्रकला में हमें प्राकृतिक दृश्य और जीव जंतुओं के चित्र दिखाई देते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें चित्रकला का भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और चित्रकला की जो पुष्टि है हमें मृदभांडों से, मोहरों से होती है। और मोहरों से किस प्रकार से होती है? क्योंकि मोहरों पर चित्र बनाए जाते थे, प्राकृतिक दृश्य हुए, जीव जंतुओं आदि के चित्र देखने को हमें मिलते हैं। इसके बाद संगीत एवं नृत्य कला की बात करें तो नृत्य कला किस प्रकार से दिखाई देती है हमें सिंधु घाटी सभ्यता में? तो मोहनजोदड़ो और कांसे सी जो नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, वो एक हाथ अपने कमर पर रखे हुए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो है नृत्य कला से संबंधित है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में हमें संगीत एवं नृत्य कला के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के कला के अंतर्गत मनके हैं। और जो मनकों का इस्तेमाल किया जाता था वो आभूषण के रूप में किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मनके का उपयोग आभूषण के रूप में किया जाता था। मनके मिट्टी, पत्थर एवं सीप से निर्मित थे। मिट्टी, पत्थर एवं सीप से निर्मित थे। किंतु जो अधिकांश है जो मनके मिले हैं वो शैल खड़ी से निर्मित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मनके हैं वो सर्वाधिक मनके हमें शैल खड़ी के प्राप्त होते हैं। और लोथल और चनुदड़ों से हमें मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। लोथल और चनुदड़ों से हमें मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के कला में मनके भी हमें दिखाई देते हैं। और मनकों का उपयोग हमें आभूषण के रूप में किया जाता था। ठीक है। मिट्टी, पत्थर और सीप के बने थे। सर्वाधिक जो मनके हैं वो शैल खड़ी के मिले हैं। लोथल और चनूदड़ों में मनके बनाने का कारखाना था। इसके बाद हम मृदभांड की बात करें। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृदभांड है वो चाक निर्मित, मतलब चाक से बनाए जाते थे, और हाथ से भी मृदभांड बनाए जाते थे। मृदभांड का अर्थ क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। मृदभांड का अर्थ क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन। ठीक। तो मृदभांड चाक निर्मित होते थे और हाथ से भी बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः
लाल और काले मृदभांड प्राप्त होते हैं। लाल बर्तन पर काले रंग की आकृति उकेर दी जाती थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में हमें लाल या गुलाबी कह दें तो लाल गुलाबी या लाल गुलाबी और काले रंग के मृदभांड प्राप्त होते हैं। और लोथल से हमें एक ऐसा मृदभांड प्राप्त हुआ है, लोथल से हमें एक ऐसा मृदभांड प्राप्त हुआ है जिसमें चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया तथा पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृदभांड है वो मृदभांड हाथ तथा चाक से बनाए जाते थे। हाथ तथा चाक से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः किस प्रकार के मृदभांड प्राप्त होते हैं, तो लाल और काले मृदभांड प्राप्त होते हैं। वहीं लोथल से एक ऐसा मृदभांड प्राप्त हुआ है जो चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया तथा पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक बार इसका रिवीजन देखें। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम प्रजातियों के बारे में देखें तो हड़प्पाई जो समाज है वो बहुप्रजातीय समाज है। और हड़प्पाई समाज में हमें 4 प्रकार की प्रजातियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पहली जो प्रजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। दूसरी जो है मंगोलॉइड है, या जो है कहें हम तो पहली कौन सी है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, जिसे कि काकेशियन कहा जाता है। दूसरी कौन सी है, मंगोलॉइड। तीसरी मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय। चौथी है अल्पाइन। तो जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड या काकेशियन है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड या काकेशियन, तो हमें किस प्रकार से दिखाई देती है, तो मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, वह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के अंतर्गत देखी जा सकती है। इसी प्रकार से जो मंगोलॉइड प्रकार की जो मूर्ति है वो हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। योगी का जो ऊपरी दड़ प्राप्त हुआ है वो मंगोलॉइड प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद जो मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय है, तो हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक लोग हैं वो मेडिटेरियन या भूमध्य सागरीय लोग थे। और इन्हीं लोगों को जो है, जो मेडिटेरियन और भूमध्य सागरीय जो लोग हैं, इन्हीं लोगों को सिंधु सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। इसके बाद जो अल्पाइन है, तो इस प्रकार से हड़प्पाई समाज है वो बहुप्रजातीय समाज है। हड़प्पाई समाज में हमें 4 प्रजातियों के प्रमाण मिलते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड या काकेशियन, भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन, मंगोलॉइड और अल्पाइन। ठीक, इसके बाद लिपि की बात करें तो हड़प्पाई लिपि में जो मूल चिन्ह है वो 64 हैं और 250 से 400 तक अक्षर हैं। लिपि मुख्यतः मोहरों, मृदभांडों और तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पाई लिपि का सर्वप्रथम साक्ष्य 1853 ईस्वी में प्राप्त किया था, जबकि 1923 ईस्वी में यह लिपि पूरी रूप से प्रकाशन में आई थी। हड़प्पाई जो लिपि है वो भाव चित्राक्षर लिपि है जिसे पिक्टोग्राफी कहा जाता है। और इसी लिपि को बाउस्ट्रोफेडन या गोमूत्र का लिपि कहा जाता है। गोमूत्र का लिपि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं ओर लिखी गई है, इसलिए क्योंकि जो गाय है वो पेशाब करते समय कंपन करती है, तो इस प्रकार इसे गोमूत्र का लिपि या बाउस्ट्रोफेडन लिपि भी कहा जाता है। अब जो हड़प्पाई लिपि है वो वर्तमान समय तक अभी भी पढ़ ना सकी है, इसलिए हड़प्पाई सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता किसे कहा जाता है, जहां लिपि तो हो लेकिन उसे पढ़ा ना जा सके। किंतु रेवरेंड हैरस और या फादर हैरस ने इसे बाएं से दाएं ओर तथा इसे तमिल भाषा में अनुवाद करने का जो है दावा किया है, किंतु इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इसी तरीके से जो है लैंगडन और हंटर की बात करें तो इसे आर्यवैदिक भाषा माना है। क्या माना है, आर्यवैदिक, आर्यवैदिक भाषा माना है। इसके बाद फादर एरस और टी बरो की बात करें तो इसे आर्य द्रविडियन वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। अब जो हड़प्पाई जो लिपि है
लैंगडन और हंटर ने क्या माना है, इसे ब्राह्मी लिपि माना है। ठीक। अब इस लिपि में जो अंग्रेजी का अक्षर है वो सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, यू अक्षर है वो सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, जबकि आकृति या जीव के रूप में मछली का अंकन प्राप्त होता है। अब अंत्येष्टि की बात करें या अंतिम संस्कार की, तो कालीबंगा से हमें अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियों के प्रमाण मिले हैं। अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां कौन कौन सी हैं? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार या कलश समाधान। पूर्ण समाधिकरण किसे कहा जाता था? तो मृतक के शरीर को जो है दफना दिया जाता था, पूर्ण समाधिकरण हो गया। आंशिक समाधिकरण किसे कहा जाता था? तो मृतक के शरीर को खुले आसमान में जो है छोड़ दिया जाता था, पशु पक्षी जानवर आदि को खाने के लिए। उसके बाद बचे हुए अवशेष को जो है दफना दिया जाता था। ये हो गया आंशिक समाधिकरण। अब दाह संस्कार या कलश समाधान किसे कहा जाता है? तो दाह संस्कार के अंतर्गत व्यक्ति के शरीर को जो है जला दिया जाता था, उसके बाद जो राख बची हुई है उसको जो है कलश में रखकर जो है मिट्टी में दबा दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो दाह संस्कार है उसी को जो है कलश समाधान भी कहा जाता है। और जो पूर्ण समाधिकरण और दाह संस्कार है वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रचलित परंपरा है। इसके बाद देखें तो जो है कालीबंगा से हमें एक युग्म समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वही लोथल से हमें 2 युग्म समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और रोपण से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। जो हड़प्पा सभ्यता में जो मुख्यतः शव है उसको जो है उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था और सीधा लेटाया जाता था। हड़प्पा के दक्षिण दिशा से हमें कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है, जिसमें देवदार लकड़ी निर्मित ताबूत या काष्ठ शव पेटिका मिली है। तो जो ताबूत है वो इराक में प्रचलित परंपरा है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो वहां से जो है पाश्चात्य क्षेत्र से कोई व्यक्ति जो है सिंधु सभ्यता में आया हो और यहाँ पर उसकी डेथ हो गई हो, तो इस प्रकार से जो है यह सिंधु सभ्यता की परंपरा नहीं है। ठीक। हड़प्पा से हमें 3 कक्षों वाला कब्रिस्तान एच प्राप्त हुआ है जो पूर्ण समाधिकरण का प्रमाण है। वहीं मोहनजोदड़ो से हमें कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। अब सिंधु सभ्यता की कला के विषय में अध्ययन करें तो जो कला है वो निम्नलिखित बिंदुओं पर बांट ली गई है। मनके हैं, मूर्ति कला है, चित्रकला है, स्थापत्य कला है, मनके हैं और मृदमांड है। ठीक। मोहरे हैं। सबसे पहले मोहरों की बात करें तो कला की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मोहरे हैं, और अधिकांश मोहरे सैल खड़ी से निर्मित हैं, जबकि कुछ मोहरे कांचली, मिट्टी, चट आदि से निर्मित हैं, और कुछ मोहरे जो है तांबे की भी प्राप्त हुई हैं। मोहरों में मनुष्य, पशु पक्षियां और जो है वृक्षों की आकृति अंकित है। पशु पक्षियों में जो देखें हम, सर्वाधिक जो है अंकन किसका मिलता है? तो सर्वाधिक अंकन हमें पीपल वृक्ष का मिलता है, उसके बाद एक श्रृंगी पशु का मिलता है। मोहरों का आकार प्रकार की बात करें तो मोहरें वर्गाकार मिलती हैं, गोलाकार मिलती हैं, घनाकार मिलती हैं और बेलनाकार मिलती हैं। जो वर्गाकार मोहरें हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मिली हैं, जिसका आकार कितना है? 2.8 इंटू 2.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। बेलनाकार मोहरें हमें 2 प्राप्त हुई हैं, एक मेसोपोटामिया की मोहर है, बड़ी बेलनाकार मोहर, जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और एक फारस की छोटी बेलनाकार मोहर है जो हमें लोथल से प्राप्त हुई है। मोहरों में घोड़ा, ऊंट और गाय का अंकन नहीं हुआ है। ठीक है। इसके बाद जो है लोथल और देसलपुर से हमें तांबे की मोहर मिली है। लोथल और देसलपुर से हमें तांबे की मोहर मिली है। मोहरों में हमें देखें तो सर्वाधिक मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, 68% मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जबकि हड़प्पा से हमें 19% मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद स्थापत्य कला की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें व्यवस्थित नगर देखने को मिलते हैं, 2 मंजिला भवन मिलते हैं, अन्नागार मिलता है, स्नानागार मिलता है, पक्की ईंटें मिलती हैं, और परस्पर संकोण पर काटती सड़कें हैं, और ग्रिड पद्धति पर आधारित नालियां हैं। ग्रिड पद्धति का अर्थ होता है जालनमा संरचना। ठीक है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो है
मूर्ति कला की बात करें तो कांसे की नर्तकी उनकी मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। और मूर्तियां हमें तीन प्रकार की दिखाई देती हैं मुख्यतः। मृड मूर्तियां हैं अर्थात मिट्टी की मूर्तियां हैं। उसके बाद जो है प्रस्तर मूर्तियां, जिसे पत्थर की मूर्ति भी कहते हैं। और उसके बाद धातु मूर्ति। मृड मूर्तियों में हम देखें तो मृड मूर्तियों का निर्माण चिकोटी विधि से किया जाता था। और मृड मूर्तियों में सर्वाधिक मृड मूर्तियां हैं वो कुबड़ वाले सांड की हैं। ठीक है। इसके बाद जो मूर्तियों का जो निर्माण है वो हाथों से भी किया जाता था और सांचों से भी किया जाता था। और पक्षियों में सर्वाधिक मूर्तियां हमें गौरिया की प्राप्त हुई है, लेकिन गाय की मृड मूर्ति हमें प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद प्रस्तर मूर्ति की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रस्तर मूर्तियां हैं वो प्राय खंडित अवस्था में प्राप्त हुई हैं। ठीक है। प्रस्तर मूर्तियों के अंतर्गत देखें तो मोहनजोदड़ो से योगी का एक ऊपरी धड़ प्राप्त हुआ है जो प्रस्तर मूर्ति है, जो शैल खड़ी से निर्मित है। ठीक है। धातु मूर्ति की बात करें तो धातु मूर्ति है वो द्रवी मोम विधि से धातु मूर्ति का निर्माण किया जाता था। धातु मूर्तियों में हमें तांबे और कांसे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कांसे की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो से प्राप्त हुई है, जो नारी की नग्न नर्तकी की मूर्ति है। ठीक। इसके बाद देखें हम कांसा और चांदी का सर्वप्रथम साक्ष्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता ही कहा जाता है। तो कांसा और चांदी का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखने को मिलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। चित्रकला की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला हमें मृदभांडों मोहरों आदि पर देखने को मिलती है। मृदभांडों पर जो है आकृति उकेर दी जाती थी, मोहरों पर भी हमें चित्र दिखाई देते हैं। सामान्यतः चित्र हमें प्राकृतिक दृश्य और जो है जीव जंतुओं के दिखाई देते हैं। संगीत और नृत्य कला की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से कांसे की नग्न नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो एक प्रकार से जो है मूर्ति कमर पर हाथ रखे हुए, जिससे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो है नृत्य से संबंधित है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य एवं संगीत कला के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके बाद मनके देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में मनके हैं वो आभूषण के रूप में उपयोग किए जाते थे। और मनके हैं वो किन किन चीजों के बने होते थे तो मिट्टी, पत्थर और सीप से मनकों का निर्माण किया जाता था। अधिकांश जो मनके हैं वो शैल खड़ी से बने हुए होते थे। अधिकांश मनके किसके बने होते थे तो शैल खड़ी के बने होते थे। और लोथल और चनूदड़ों से हमें मनके बनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके बाद मृदभांड की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें किस प्रकार के मृदभांड दिखाई देते हैं तो लाल एवं काले मृदभांड दिखाई देते हैं। मतलब जो लाल या गुलाबी कहते हैं हम, तो लाल रंग का जो है मृदभांड है उस पर काले रंग की आकृतियां उकेर दी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें लाल एवं काले मृदभांड प्राप्त होते हैं। मृदभांड बनाए किस किस प्रकार से जाते थे तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मृदभांड है वो हाथ एवं चाक से निर्मित होते थे। लोथल से हमें एक ऐसा मृदभांड प्राप्त हुआ है, मृदभांड का अर्थ होता है या मिट्टी का बर्तन। ठीक है। तो लोथल से हमें एक ऐसा मृदभांड प्राप्त हुआ है जो चोंच में मछली दबाए हुए चिड़िया तथा पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने आज सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजाति के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद अंत्येष्टि, फिर लिपि और उसकी कला के विषय में अध्ययन किया। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।